नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी CHSL 2021 की जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है और आप सभी लोग अब फॉर्म भरने जा रहे होंगे। तो जो बच्चे पहले से ही एसएससी में घुसे हुए हैं, जैसा कि हम हैं या और भी बच्चे हैं जो अब से पहले 3-4 एग्जाम दे चुके होंगे, तो देखिए स्टार्टिंग में सबको समस्या आती है, हमें भी समस्या आई थी। ठीक है, उन बच्चों को भी समस्या आई होंगी और उन्होंने भी जरूर कुछ ना कुछ गलती ऐसी की होगी कि वे अब जाके पछताते होंगे, काश मैं वो गलती तब ना करता, या मुझे इतनी दूर पेपर देने जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है, मैंने ऐसी क्या गलती की है। तो बहुत सारी समस्याएं से हम जूझते हैं जब हम स्टार्टिंग में एसएससी में फ्रेशर एज ए फ्रेशर हम घुसते हैं एसएससी में। तो जब फ्रेशर हम घुसते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो उन सबसे कैसे आप बच सकते हैं और कैसे आप एक अच्छा तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, कौन सा आप रीजन डालें, क्या क्या इसमें होता है, क्या एग्जाम सिलेबस क्या है, कौन कौन से एग्जाम ट्रायल इसमें होते हैं, किस तरह का पेपर आता है, ठीक है, और कौन सी इसमें जॉब अच्छी है और किस जॉब में किस तरह का काम आपको करना है, इन सब की डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं भैया। सारी बातें A to Z मैं आपको सारी एसएससी CHSL के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं, एसएससी CHSL का फॉर्म भरने वाले हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देखकर फॉर्म भरते हैं तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली हेल्प मिलेंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम एसएससी के दे चुका हूँ और क्वालिफाई भी किए हैं बहुत सारे एग्जाम और सिलेक्टेड भी हूँ 2-3 जगह। तो इस मैं आपके लिए बिल्कुल, आप चाहते हैं कि अगर सब डिटेल जानना तो डेफिनेटली मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जानते हैं कि एसएससी CHSL का जब फॉर्म भरते हैं तो किस तरह की इसमें एग्जाम आता है हमारा। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को मैं लूंगा। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, जो बच्चों के दिमाग में बात आती है कि एसएससी CHSL का जो एग्जाम है भाई, उसमें किस तरह का एग्जाम आता है, कितने हमें एग्जाम देने हैं। तो उसके लिए भैया बताता हूँ आपको। तो अगर मैं बात करता हूँ एसएससी CHSL की, तो CHSL की फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहोगे तो भैया होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो ये इस एग्जामिनेशन की फुल फॉर्म है भैया। ठीक है, और भैया एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, भैया एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, तो इसमें कुछ ज़्यादा एलिजिबिलिटी आपसे नहीं मांगता है वो एग्जामिनर। 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक तो आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए भैया, इंटरमीडिएट पास आउट होने चाहिए आप लोग। ठीक है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और आपकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, आपकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम आपकी होनी चाहिए भैया, मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए। मैक्सिमम के लिए जो है कोई पैमाना फिक्स नहीं है, मैक्सिमम के लिए 18 से 25, 18 to 25 भी है और 18 से लेकर 27 साल भी लिया गया है। बट हम जैसे कि तुम रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को, एससी को, तो उसमें रिलैक्सेशन भी है, 3 साल का है, 5 साल का है। तो एज लिमिट मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम हमारी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम में आपको एज रिलैक्सेशन है भैया। ठीक है, कि अगर आप ओबीसी में है तो आप 30 साल तक भर सकते हैं और अगर आप तुम SC ST में तो आपको 5-5 साल का भी रिलैक्सेशन मिल रहा है। देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भैया, एक तो आपके पास इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद भैया एक चीज़ और मांगते हैं वो आपसे, एक चीज़ और मांगते हैं, टाइपिंग स्पीड। हाँ भैया, ये इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है, इसे ध्यान रखना। इसमें आपकी टाइपिंग मांगते हैं भैया, और टाइपिंग में आपकी 2 तरह से टाइपिंग होती है, एक होती है हिंदी की टाइपिंग, या तो आप हिंदी में प्रोफिशिएंट हो हिंदी की टाइपिंग में, या हो इंग्लिश की में। देखो या का मतलब होता है इनमें से कोई एक, चाहे आप या तो हिंदी में हो या है इंग्लिश में हो। ठीक है, अगर आप हिंदी की टाइपिंग वहां पर देते हैं तो आपको भैया कितना करना पड़ता है, 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए भैया, 30 वर्ड पर मिनट। 1 मिनट में आप 30 वर्ड टाइप कर दें, किसके, हिंदी के। या तो आप ऐसा हो, या अगर आपकी हिंदी की टाइपिंग अच्छी ना है, इंग्लिश की है, तो इंग्लिश में आपको कितना लिखना पड़ता है, 35 वर्ड पर मिनट। इनमें से जो भी आप चाहते हैं उसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हिंदी वाले ले सकते हैं चाहे इंग्लिश वाली। ध्यान रहे इस बात को, तुम्हें ध्यान रखना है जब आप फॉर्म भरेंगे भैया, तो ध्यान रखना फॉर्म में ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि बताओ कि हिंदी में टाइपिंग करोगे कि आप इंग्लिश में करोगे। तो वहाँ आपको ध्यान से करना है। अगर सपोज करो आप इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी है और आपने वहाँ पर फॉर्म भरते हुए हिंदी की टाइपिंग लिख दिया, तो फिर पेपर में आपको हिंदी में ही देनी पड़ेगी टाइपिंग। इसलिए कह रहा हूँ फॉर्म भरते समय आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप बाद में पछताओगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ मेरी वीडियो लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ में आएगा, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन डिटेल। ओके, चले भैया। तो भैया अगर आप हिंदी में प्रोफिशिएंट हो 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में हो तो 35 वर्ड पर मिनट। वहाँ पर आप अपने पूछ लेना भाई, जहाँ भी आप फॉर्म भरने जाओगे
ठीक है, इंटरनेट कैफ़े पर वहाँ जाकर कहना भैया हिंदी में अगर अच्छी है हिंदी में, इंग्लिश में अच्छी तो इंग्लिश में, और अगर आप कोई सी भी अच्छी नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एज योर बिग ब्रदर, आपके बड़े भाई जैसा है, आपके भाई जैसा, कि आप क्या करना, अगर आप हिंदी चाहे इंग्लिश कोई से भी प्रोफिशिएंट ना हो, ना ही जानते हो आप टाइपिंग करनी, तो फिर भी आप कौन सी को भैया प्रेफर करना, आप इंग्लिश वाली टाइपिंग को ही प्रेफर करना, ठीक है, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग के मुकाबले इंग्लिश की टाइपिंग करना आसान है और आप 3 से 4 महीने में प्रोफिशिएंट हो जाओगे डेफिनेटली। और अभी एग्जामिनेशन होगा, पहला पेपर होगा और फिर दूसरा पेपर होगा, उसके बाद कहीं जाके टाइपिंग होगी, इतने आप अच्छी स्पीड निकाल लोगे। तो अगर आप नहीं जानते हो तो भैया आप इंग्लिश की ही टाइपिंग प्रेफर करना मेरे हिसाब से, ठीक है, और वो आपके ऊपर है बात है क्या करते हो आप। बट अगर आपको नहीं पता है, आप टाइपिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आप कौन सी प्रेफर करें, इंग्लिश वाली टाइपिंग को ही प्रेफर करें, ठीक है भाई। ये तो बात होगी भैया आपकी एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, आप किसी भी साइड से हो, कितने ही कम नंबर हो, डजन मैटर हियर, यहाँ कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ बस आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, और हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग में कोई सी एक में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, सिर्फ इतना वो आपसे मांगता है, ठीक है भैया। ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब इसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या इसमें आपके लिए चाहिए। अब देखते हैं भैया कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। चलो भैया अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अब हम बात करेंगे भाई एग्जाम पैटर्न। चलो भैया एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं भैया तो ध्यान से समझना एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में भैया क्या होता है, इसमें दो एग्जाम होंगे आपके। कितने एग्जाम होंगे भैया, 2 एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम को बोलते हैं टायर फर्स्ट और एक एग्जाम आपका होता है टायर सेकेंड, ठीक है। पहले पेपर को टायर फर्स्ट के नाम से कहते हैं और दूसरे को कहते हैं टायर सेकेंड। टायर फर्स्ट में कौन कौन सी चीजें आपके लिए आती हैं वो मैं यहाँ पर डिटेल में लिख रहा हूँ भैया, ठीक है। टायर फर्स्ट जो आपका होता है भाई उसमें 4 चीजें आपके लिए होती हैं, 4 सब्जेक्ट उसमें होते हैं। सबसे पहले आपका होता है मैथ्स, दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है इंग्लिश, तीसरा सब्जेक्ट जो होता है आपका वो होता है भैया रीजनिंग, और एक सब्जेक्ट आपका जो आता है भैया वो आता है जर्नल स्टडीज, और जिसे हम जीएस भी बोलते हैं। जीएस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, इस टाइप से, और आपका जियोग्राफी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। करंट अफेयर सब जीएस का पार्ट है। रीजनिंग आप जानते होंगे, इंग्लिश मैथ्स के बारे में आप जानते होंगे। मैथ्स की अगर बात करते हैं तो मैथ्स जो आपका आता है भैया, देखिए क्या आता है मैं बताता हूँ। मैथ्स में आपका भैया दो तरह का मैथ्स आता है आपका। एक तो भैया अर्थमेटिक आता है, प्लस आता है एडवांस मैथ। अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ यहाँ पर आता है भैया, ठीक है। अर्थमेटिक में अगर मान ले, अब देखते हैं क्वेश्चन कितने होते हैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ कितने नंबर का अर्थमेटिक और कितने नंबर का आपको एडवांस मैथ आएगा, सारी डिटेल आपको दूंगा। अगर बात करता हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स के भैया आपको वहाँ पर मिलेंगे 25 क्वेश्चंस। कितने नंबर क्वेश्चंस मिलेंगे भैया, 25 क्वेश्चंस यू विल फाइंड आउट देयर इन द एग्जामिनेशन, ओके। 25 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के मिलेंगे, 25 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंग्लिश के, 25 ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भैया रीजनिंग के, और 25 ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जीएस के। तो अगर मैं कहूँ कुल मिलाकर टोटल क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे भैया वो मिलेंगे 100 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये तो होगी क्वेश्चंस की बात। अब देखते हैं कि कौन सा कितने नंबर का मिलेगा, ये देखने वाली बात है। देखो भैया यहाँ पर क्या है तुम्हारा कि एक क्वेश्चन जो आपका होगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन जो है आपको भैया आपका कितने मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है। तो अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 25 क्वेश्चन मैथ के कितने मार्क्स के होंगे भैया, 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है भैया। ऐसे इंग्लिश के भैया 50 मार्क्स के होंगे, ऐसे करते हैं भैया रीजनिंग, ये भी 50 मार्क्स, और ऐसे जीएस आपके 50 मार्क्स होंगे भैया। तो कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं आपके भैया, 200 मार्क्स। तो ध्यान रखिए भैया, आपका जो पहला पेपर होता है भैया, टायर फर्स्ट का जो पेपर होता है, उसमें भैया 4 चीज़ें आती हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, सब के 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इस मिला के 100 क्वेश्चंस आपके 200 मार्क्स का पेपर आपका पहला पेपर आता है। जी हाँ, इसमें टाइम ड्यूरेशन है, जी हाँ इसमें टाइम ड्यूरेशन भी है। आपको टाइम जो मिलता है भैया वो ध्यान रखना है, आपको जो टाइम देती है एसएससी इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 60 मिनट का टाइम देती है। कितने मिनट का भैया, 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। 60 मिनट के टाइम दिया जाता है आपको 100 क्वेश्चंस करने के लिए भैया, ठीक है।
बट अगर आप क्या है हैंडीकैप है या आपको आइज़ में प्रॉब्लम है, उन जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो भाई ठीक नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, उनके लिए मेंशन किया जाता है 20 मिनट और उनके ऐड हो जाते हैं, उन्हें 80 मिनट मिलती है। उन्हें कितनी मिनट मिलती है भैया? 80 मिनट मिलती है सेम क्वेश्चंस करने के लिए, जो भैया हमारे फिजिकली फिट नहीं है। जो फिजिकली फिट नहीं होते उनके लिए, जो फिजिकली फिट नहीं है, उन्हें 80 मिनट का समय दिया जाता है। नॉर्मली हम सबको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब देखते हैं भाई यहाँ पर किसकी कितनी वेटेज है। देखो मैथ की अगर बात करते हो तो मैथ में भैया आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं। 25 क्वेश्चंस में भैया कुछ आपके अर्थमेटिक के होते हैं, अंक गणित के, और कुछ आपका होता है भैया एडवांस मैथ। कौन सा होता है भैया? एडवांस मैथ। अब देखिए अंक गणित में भैया बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया तुम्हारा, और एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, रेशियो हो गया। ये सब चैप्टर तुम्हारे किसके अंदर आते हैं? अर्थमेटिक के अंदर। एडवांस मैथ में भैया आपका सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सब एडवांस मैथ के पार्ट है। तो ध्यान रखना सेम वेटेज लेके चलता है। आपका जो अंक गणित आता है भैया वो आता है आपका 60% मार्क्स, मतलब 25 में से आपके 13 से 14 क्वेश्चन आपके आते हैं भैया अर्थमेटिक से। 13 से 14 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आते हैं, और भैया तुम्हारे कितने बचे? 10 से 11 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ से आते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए एडवांस मैथ से। तो 13 से 14 क्वेश्चन अंक अर्थमेटिक के आएंगे और 10 से 11 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आते हैं। अगर हम बात करता हूँ टायर फर्स्ट की, इंग्लिश में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिलर आते हैं भैया, है ना, कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका, और आपकी एरर सेगमेंट आता है, एंटोनियम सिनोनियम, वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, ये सब कुछ मिलाकर इंग्लिश के आते हैं तुम्हारे 25 क्वेश्चंस। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट में से कोई एक चीज़ देता है वो। ठीक है, चलिए रीजनिंग में देखें। रीजनिंग अगर मैं बात करता हूँ एसएससी की, तो एसएससी का जो सबसे आसान पोर्शन कोई है वो आपका रीजनिंग है। रीजनिंग एसएससी आसान ही पूछती है, उसके पीछे कारण ये है भाई, क्योंकि आपके पास जो टाइम है बहुत थोड़ा टाइम है, 60 मिनट का समय, और 60 मिनट में अगर मैथ्स वो अच्छा देगा तो उसे रीजनिंग इजी बनानी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए रीजनिंग इतनी हार्ड लेवल की एसएससी में नहीं पूछता है। बट पिछले कुछ समय से जो लास्ट प्रीवियस ईयर आपका सीएचएसएल का पेपर होगा, देखना आप, उसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के अच्छे डाले गए थे। ठीक है, कैलकुलेटिव पेपर बना रहा है, तो रीजनिंग पर अच्छी कमांड बना के जाना भैया। ठीक है, तो भैया ध्यान रखना, इतना आपका होता है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। ये आपका टायर फर्स्ट का है। आप देख सकते हैं टायर फर्स्ट में क्या क्या पूछता है। ठीक है, टायर फर्स्ट के बाद हम चलते हैं दूसरा टायर टू। टायर टू में क्या होता है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये तो भैया टायर फर्स्ट की बात हुई। ठीक है, टायर टू में वो क्या करता है इसके बारे में जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि टाइम ज़्यादा ये वीडियो लंबी ना हो भाई। ठीक है, देखिए टायर टू में क्या होता है। टायर टू जो है भैया आपका, ये आपका होता है भैया 100 मार्क्स का। ये आपका होता है भैया 100 मार्क्स का पेपर। कितने का होता है? 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है टायर टू। टायर टू आपका 100 मार्क्स का होता है, और 100 मार्क्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देखिए। और अगर मैं इसका देखता हूँ मोड, तो भाई डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका, डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका ये। ठीक है, एग्जाम का मोड डेस्क्रिप्टिव होता है, आपको लिखना पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है। इसमें 2 टाइप की चीज़ें आती हैं, एक आपका एस से आता है और दूसरा आपका लेटर लिखने के लिए आता है भैया। ठीक है, एक आपका एस से आता है, एक लेटर आता है। एस से के लिए भैया आपके जो मार्क्स दिए गए हैं वो 50 मार्क्स का एस से होता है, और 50 मार्क्स का ये आपका लेटर होता है। ठीक है भैया, और इसमें कितने नंबर क्या वर्ड लिखने हैं उनके सब के बारे में अगर आप रिकमेंड करेंगे, अलग से मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा टायर टू के लिए, कि क्या क्या चीज़ें उसमें आती है, किस तरह के पूछता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कितने वर्ड्स का वहाँ पे लिखना पड़ता है, खानों में लिखना पड़ता है, सीधा लिखना पड़ता है, सबके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिलहाल के लिए आप इतना जानो, टायर टू आपका 100 मार्क्स का होता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, एस से 50 नंबर का और 50 नंबर का लेटर। और भैया अगर मैं इस एग्जाम की बात करूँ, ये आपका लक बेस्ड एग्जाम है, लक बेस्ड एग्जाम है ये आपका। ठीक है, आप कितना भी अच्छा लिख लो या कितना ही खराब लिख लो, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, वो कितने आपको नंबर देगा। और सिलेक्शन कराने में सबसे बड़ा हाथ होता है इसका। आप सिलेक्शन लोगे या नहीं लोगे, वो उसमें टायर फर्स्ट बहुत अहम रोल प्ले करता है टायर टू का एग्जामिनेशन। ठीक है, इस साल आपने देखा भी होगा, जिन बच्चों के 200 में से 190 नंबर थे, उन बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टायर टू में नंबर ही नहीं आए। तो टायर टू भैया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसके नंबर आपका
फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। और ये लक बेस्ड भी होता है भैया, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं पता, वो किसे 50 नंबर दे और किसे 70 नंबर दे दे। बट अगर आप अच्छा लिखोगे तो डेफिनेटली अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये टायर 2 का आपका होता है भैया, ठीक है। ये 2 पेपर होते हैं भाई। इन 2 पेपर होने के बाद क्या करता है एग्जामिनर, इन 2 पेपर होने के बाद आपको क्या देना पड़ता है भैया, फिर आपको देना पड़ता है टाइपिंग टेस्ट, इसे स्किल टेस्ट भी बोलते हैं भैया। फिर आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में आपको भैया टाइपिंग देनी पड़ती है, टाइपिंग टेस्ट होता है आपका। कैसा होता है भैया, टाइपिंग टेस्ट। और इसके बारे में मैंने बता दिया, चाहे आप हिंदी में दें चाहे इंग्लिश में, वो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। तो यहाँ आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है। कितने का टाइम मिलता है, 10 मिनट का टाइम मिलता है। और उसमें भैया आपको 1750 की स्ट्रोक लिखने पड़ते हैं, 1750 की स्ट्रोक्स लिखने पड़ते हैं भैया, ठीक है। एक्यूरेसी भी यहाँ मेंशन होती है, 95% के लिए चाहिए जनरल के, 93% चाहिए ओबीसी के लिए, ठीक है। 90% चाहिए SC ST के लिए। उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। ये 3 तरह के पेपर आपके यहाँ पे होते हैं भैया। इसके बाद फिर आपका आता है भैया, बस ये 2 पेपर होते हैं, ठीक है। टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में आपका स्किल टेस्ट होता है, इसमें टाइपिंग आपको करनी पड़ती है। ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न के बाद अब हम जानते हैं भैया कि कौन सी जॉब इसमें अच्छी है, कौन सी कैसी, और उसमें किसमें क्या हमें काम करना पड़ता है। थोड़ा इसके बारे में जान ले, उस लास्ट तक बने रहना भैया। सबसे लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा बात में, रीजन, कि आपको कौन सा रीजन डालना है। अदरवाइज आप इतने परेशान होगे, पता नहीं कहाँ कहाँ आपको सेंटर भेज देगा वो, और आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं भाई, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा रीजन डालना है फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। नहीं तो बहुत परेशान होने वाले हो आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं भाई 30 नंबर, तो इसमें कौन कौन सी जॉब आती है। तो भैया इसमें 3-4 तरह की जॉब्स आपकी आती हैं। जो सबसे अच्छी जॉब है, सबसे पावरफुल है, वो आपकी DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर। आपने देखा होगा कुछ तुम्हारी से कंपनियां होती हैं जो प्राइवेट, वहाँ भी डाटा एंट्री ऑपरेटर लगाए जाते हैं लोग। तो जैसे जो वहाँ पे काम डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं, ऐसा ही काम सरकारी कामों में भी, सरकारी विभाग में भी हमें DEO की जगह मतलब ज़रूरत होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। और अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात मैं CHSL में करता हूँ, तो भैया इसकी जो वैकेंसी होती है बहुत लिमिटेड होती हैं। इसकी जो वैकेंसी होती है बहुत लिमिटेड वैकेंसी होती है, और लिमिटेड वैकेंसी होने के कारण इसकी जो कट ऑफ जाती है, वो कट ऑफ बहुत हाई जाती है। क्या जाती है भैया, सबसे हाई कट ऑफ जाती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, सबसे हाई कट ऑफ जाएगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है भैया। तो यहाँ पर सबसे अलग इसकी मेरिट निकलती है। अगर आप यहाँ सिलेक्ट होते तो आपकी अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है। आपकी जॉब लगते ही 50,000 प्लस, 50,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। एक अच्छी विभाग में आप कैग में जा सकते हो, बड़े बड़े विभाग में आप एज ए DEO सिलेक्टेड होते हो, ठीक है भैया। उसके बाद आपकी सेकंड जो इसमें आता है, वो आपका आता है PO एंड SO, ठीक है। पोर्टल असिस्टेंट और सोर्टल असिस्टेंट, ये होते हैं भैया आपके पोर्टल असिस्टेंट और सोर्टल असिस्टेंट। अगर बात करता हूँ इसकी भैया, तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे जो इसकी अच्छी खासी वैकेंसी होती है, वैकेंसी सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी होती है, मैक्सिमम वैकेंसी इसी की होती है, मैक्सिमम वैकेंसी होती है भैया, ठीक है। मैक्सिमम वैकेंसी इसी की होती है। दूसरी बात भैया, सबसे जो लोवेस्ट कट ऑफ इसी की जाती है। लोवेस्ट कट ऑफ अगर जाती है तो वो भी किसकी जाती है भैया, पोर्टल असिस्टेंट और सोर्टल असिस्टेंट की होती है, ठीक है। आपको विभाग क्या मिलेगा, आप सिलेक्ट होंगे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में होते हो आप सिलेक्टेड, किसमें, कहाँ पर, डाकखाने में। डाकखाने जानते हो, आपके यहाँ पर आसपास में डाकखाने, वहाँ पर होते हो आप एज ए सुपरवाइजर, वहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। बहुत सारे जो पोस्टमैन होते हैं आपके अंडर काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करता हूँ यहाँ पर सैलरी की, यहाँ सैलरी अच्छी खासी है। सैलरी आपकी यहाँ पर लगते ही 38,000 के समथिंग, 38,000 प्लस 39, 40, 45 इसी के आसपास आपकी सैलरी रहती है। किसमें भैया, पोर्टल असिस्टेंट और सोर्टल असिस्टेंट में, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया, और दूसरी बात अगर बात करूं पोर्टल असिस्टेंट सोर्टल असिस्टेंट की, इसके बारे में एक मेन चीज याद रखनी है आपको भैया, इसमें थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है। आपका जो वर्कलोड है वो ज़्यादा है, ठीक है। और अगर एक सबसे अच्छी नौकरी की इसमें बात करता हूं मैं SSC CHSL में, तो वो 3 नंबर की होती है, LDC, लोअर डिजिटल क्लर्क, ठीक है भैया। ये सबसे अच्छी जॉब है इसमें, LDC की, DEO के बाद दूसरे नंबर की अच्छी जॉब किस लिए है, देखो
इसकी जो कट ऑफ लगती है भैया डीईओ के बाद दूसरे नंबर पर इसकी कट ऑफ लगती है भैया, ठीक है। इसकी जो तुम्हारी वैकेंसी भी ठीक ठाक रहती है, वैकेंसी भी। और भैया इसमें सबसे अच्छी बात है आपको अच्छे अच्छे विभाग मिलते हैं, जितने बड़े बड़े विभाग हैं वहाँ पर तुम एलडीसी के तौर पर सिलेक्ट होंगे। और काम की अगर बात करता हूँ, काम यहाँ पर वर्कलोड बहुत कम है, वर्कलोड जो है आपके लिए बहुत कम वर्कलोड है, वर्कलोड बहुत कम है भैया। कितना होता है? बहुत कम वर्कलोड होता है, ठीक है। वर्कलोड कम होगा तो आपके लिए एक बात बहुत अच्छी है कि अब आप फर्दर तैयारी कर सकते हैं। आपके पास इनफ टाइम होता है कि आगे आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, चाहे सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो, तो आप यहाँ से आगे अपनी तैयारी फर्दर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये बहुत अच्छी जॉब है। आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, इसमें आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक की नौकरी करनी होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और जॉब में भी आपको इतना सारा काम नहीं रहता है, बहुत थोड़ा काम होता है। आप आराम से इस जॉब में अगर आप प्राप्त करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड जॉब। बट इसके एक साइड इफेक्ट ये हैं एलडीसी के कि आपको पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है, वे कहीं भी भेज सकते हैं। ऑल इंडिया आपको तमिलनाडु, चेन्नई, इधर उधर आपकी पोस्टिंग हो सकती है भाई, ठीक है। इसलिए बच्चे से कम प्रेफर करते हैं। दूसरी बात भैया, इसमें सैलरी बहुत कम है। इसकी सैलरी अगर देखते हैं तीनों में मिला के सबसे कम सैलरी इसकी है। लगते ही आपकी जो सैलरी होगी वो 30,000 प्लस होगी, बस इतनी इसकी सैलरी है। तो इसलिए बच्चे इसे कम प्रेफर करते हैं। अदरवाइज अगर पढ़ने के मकसद से आप देखते हो तो एलडीसी की पोस्ट सबसे बेस्ट जॉब है इन एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन, ठीक है भैया। इसमें फर्दर आप कर सकते हो। और दूसरी बात, इसमें आपका जो प्रमोशन सबसे हाई एलडीसी में है। एलडीसी में अगर आप मेहनत करते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आप निकाल देंगे, 2-3 साल में आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। एओ भी बनते हैं बच्चे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये बात हुई भैया आपके पोस्ट के बारे में, कौन कौन से यहाँ से पोस्ट मिलती है, कौन और किस पोस्ट में आपको कितना काम करना पड़ता है, किसी कट ऑफ कितनी जाती है, सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। और एक ही फॉर्मेट में, एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रीजन, कि फॉर्म भरते समय आपको कौन सा रीजन डालना है। देखिए फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पोस्ट आपसे ये नहीं कि कौन सा डलवाएगा, ये प्रेफरेंस में डलवाते हैं। हालांकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेफरेंस में आप कोई सी भर सकते हो, चाहे डीईओ को भर देना पहले, चाहे इसे भर देना एलडीसी को, अब ठीक है। अब फिलहाल प्रेफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको जो नौकरी मिलेगी वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगी। लास्ट में जब आपको प्रेफरेंस भर देंगे, पोस्ट प्रेफरेंस, जब आप सिलेक्टेड हो जाते हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ अपने नंबर के अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है उसे ऊपर लिख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए आप कौन सी भी पोस्ट प्रेफरेंस डाल देना, उससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। अब चलते हैं तुम्हारा लास्ट टॉपिक जो है तुम्हारा रीजन के बारे में, कि हम कौन सा रीजन डालें भैया। देखिए रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है कि भैया आपको क्या होता है, बहुत समस्या होती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ एक रीजन की, यहां से बताता हूँ। सेंटर रीजन, एक सीआर रीजन है, सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन जिन बच्चों का होता है, मोस्टली बिहार वाले और यूपी वाले सेंट्रल रीजन से फॉर्म डालते हैं। और इसके साइड इफेक्ट इतने हैं, क्या होता है, इसका जो पहला पेपर होता है भैया वो तो आपके होम टाउन में ही होगा। पहला पेपर आपके होम टाउन में ही होगा, जहां आप रहते हैं उसी के आसपास आपका पेपर हो जाएगा। बट उसके बाद जितनी प्रक्रिया आपकी होंगी, टायर 2 के लिए आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा, प्रयागराज, हिंदी में लिख दें प्रयागराज। उसके बाद आपका डीवी होगा, डीवी के लिए भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्रयागराज जाना पड़ेगा। तो बार बार आपको प्रयागराज के चक्कर काटने पड़ते हैं भैया, बार बार आपको जाना पड़ता है। तो ऐसे ही और भी रीजन है जहाँ पर आपको ऐसे ही क्या करता है, पहला पेपर तो आपका होम टाउन में कराएगा, उसके बाद सारे पेपरों के लिए तुम्हें बाहर बुलाएगा उदा के खिलाने के लिए। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं आपसे 6 से 7 बार भैया प्रयागराज जा चुका हूँ, इस रीजन के कारण ही, सेंट्रल रीजन के कारण ही। बट मैंने अब अपना सोच लिया है कि मैं सेंट्रल रीजन से कभी फॉर्म नहीं डालने का। वो देखिए रीजन, कुछ बच्चे सोचते हैं जी अगर मैं इस रीजन से न डालूं तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं। देखो कोई समस्या नहीं, आप किसी भी रीजन से डाल सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी। आप किसी भी रीजन से फॉर्म डाल सकते हो, किससे भी फिलअप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके आसपास के बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल की, ठीक है। मान लिया अब मैं तो यहाँ का हूँ भैया यूपी का, तो मैं यूपी वालों के लिए रीजन बताऊंगा ना अच्छे से, कौन से रीजन से डालने हुए, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ। हाँ, और बच्चे जो तुम जिस भी आप रहते हैं, सपोज करो आप साउथ में रहते हैं, तो वहाँ के बच्चे भी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ने एग्जाम भी दिया होगा, तो रीजन के बारे में उनसे पूछो भैया कि कौन सा रीजन डालें कि हमें जो टायर 2 और डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए या डीवी के लिए हमें होम में ही अपना वो मिल जाए सेंटर, तो वे आपको बिल्कुल सही बताएंगे, ठीक है भैया। उनसे पूछकर ही रीजन डालना, रीजन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बिहार से या यूपी से हैं या आप दिल्ली के आसपास हैं, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया रीजन जो है भैया मेरे हिसाब से वो है एनआर।
वो है भैया नॉर्दर्न रीजन। आप नॉर्दर्न रीजन से डाल दो भैया, ठीक है। आप फॉर्म डालना है नॉर्दर्न रीजन से। नॉर्दर्न रीजन से फॉर्म डालने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए भैया मैं बताता हूँ। आपके सारे जो एग्ज़ाम होंगे वो दिल्ली में होंगे। कहाँ पर होंगे, दिल्ली में। पहला पेपर भी दिल्ली में, दूसरा पेपर भी दिल्ली में, और डीवी भी तुम्हारा कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। उसके लिए आपको बार बार प्रयागराज के 650 किलोमीटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेंटर जो आप रीजन डालेंगे भैया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीजन आप अगर आप यहाँ के आसपास हैं, दिल्ली के आसपास हो, तो नॉर्दर्न रीजन ही डालना भैया, ठीक है। तो सोच समझ कर रीजन डालना। आपके आसपास जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं CHSL की या CGL की, उनसे रीजन पूछकर अच्छे से रीजन बहुत सोच समझ के डालना। तो भैया ये कंप्लीट एक वीडियो मैंने SSC CHSL पर बनाई है जो बिल्कुल आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, ठीक है। आपकी जो वैकेंसी हैं जो आपका इसमें आती हैं जॉब्स, किस में क्या क्या काम करना पड़ता है, कहाँ पे वर्कलोड है, किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, किस में कितनी सैलरी है, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बताया है। रीजन आपको कौन सा डालना है ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वीडियो आपके लिए संपूर्ण वीडियो है, इससे ज़्यादा आपको जानने की बात ज़रूरत नहीं है CHSL में। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं SSC CHSL की, इंग्लिश के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो मैं आपको अच्छा मार्गदर्शक दे सकता हूँ, ठीक है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो आप मुझसे जुड़ें, इंग्लिश के लिए हम अच्छे से बैटल तैयारी करेंगे, ठीक है। तो और इससे अलग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा आपके लिए, ठीक है। और अलग से कोई वीडियो चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो उसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे इंग्लिश के किसी अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहें, बाय।